नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मैं संवाद कार्यक्रम में बातचीत करने जा रहा हूं हिंदी आलोचना के लब्ध प्रतिष्ठित आलोचक, समीक्षक डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर हमारे इस कार्यक्रम में। जोशी जी मूलतः बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं और यहाँ दिल्ली में रहते हैं। 30 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। और आपको मैं बताऊं कि राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा आपको साहित्य सेवा सम्मान, संस्कृति विभाग बिहार की तरफ से आपको दिनकर सम्मान, गृह जनपद गोपालगंज में आपको गोपालगंज गौरव सम्मान, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि देवी शंकर अवस्थी सम्मान आलोचना के क्षेत्र में आपको मिला है। बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान आपको मिले हुए हैं और बहुत सारे फेलोशिप हैं। आपके संगीत नाटक अकादमी की तरफ से फेलोशिप है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से है। तो ये बहुत सारी उपलब्धियां हैं सर, और आपका पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आलोचनात्मक पुस्तकें आपने कला के क्षेत्र में ज़्यादा आपने लिखा है और हिंदी साहित्य में भी लिखा है, तो आलोचना के लेकर के जो एक बहस चलती है कि पहले की जो आलोचनात्मक पुस्तकें होती थी, जब कोई कवि या साहित्यकार के ऊपर टिप्पणी आती थी, तो उस दौर में जैसे जब हम प्रेमचंद की बात करें, प्रेमचंद के दौर में, द्विवेदी युग के बात करें तो द्विवेदी युग में, तो या फिर आपके और आज के दौर में जो आलोचना की स्थिति है, तो इन मतलब जो एक गैप है, इसको आप किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, ये समय का दोष है। जिन लोगों का अपना नाम लिया और जो पुराना दौर था जी, वो अलग तरह का दौर था, और इस पर तो अक्सर विवाद किया जाता है, इस पर बातचीत भी होती है और इसका कोई हल नहीं निकलता कि साक्षरता बढ़ने के बाद भी पठनीयता में कमी क्यों आई है। 30-35 बरस, 40 बरस पहले पठनीयता ज़्यादा थी जी। लोगों की रुचि किताबों में होती थी, पत्र पत्रिकाओं में होती थी। आज उसी अनुपात में हम देखें तो बहुत गिरावट आई है जी। और हर लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति के सामने ये संकट है कि वो किसके लिए लिख रहा है, और लिख रहा है तो वो पाठकों तक पहुंच भी रहा है कि नहीं रहा है। तो रचना और आलोचना एक दूसरे के पूरक हैं जी। रचना अच्छी आती है तो आलोचना के लिए भी वो चुनौती बनती है और आलोचना का भी विकास होता है। रचना अगर औसत दर्जे की होगी, अपने समय और समाज को संबोधित नहीं होगी, अपने समय की समस्याओं और समय के सवालों को नहीं उठाएगी और स्वाभाविक रूप से जनता के चित्त और उनके मन मस्तिष्क को संबोधित नहीं होगी, तो जाहिर है जनता उसे नहीं पढ़ेगी, पाठक नहीं होंगे उसके। तो ऐसी स्थिति में जब औसत से ऊपर दर्जा साहित्य का न उठ रहा हो, तो आलोचना के विशिष्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आज भी अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, आज भी अच्छी आलोचना नहीं हो रही है, लेकिन उसका अनुपात बेहद कम है। उसका अनुपात बेहद कम है। बहुत कम लोग हैं जो जनता के चित्त को, उसकी मनोवृत्तियों को महसूस करते हैं और लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को शब्द दे पाते हैं सहजता, स्वाभाविकता के साथ जी। उसी तरह से आलोचना में भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अच्छी रचनाशीलता के साथ लिखी गई रचनाओं का परीक्षण करते हैं और
अपने अतीत के साहित्य को देखते हैं, वर्तमान के साहित्य को देखते हैं और भविष्य की नई संभावनाओं का रेखांकन करते हैं जी। तो दोनों स्तरों पर लोग हैं जी, लेकिन कम हैं। और अब मैं आपके उस सवाल के दूसरे हिस्से पे आता जी। हूँ कि जैसा कि आपने पूछा हमसे कि पहले आलोचना पढ़ी जाती थी, लोगों में रुचि होती थी आलोचना और विचार के साहित्य को पढ़ने की, उसी से जुड़ी हुई बात मैं कह रहा हूँ कि जब पठनीयता का संकट है, जब रचना ही नहीं पढ़ी जा रही है, तो आलोचना तो रचना के बाद की चीज़ है। आप अगर किसी लेखक को पढ़ेंगे तो उस लेखक के लिखे हुए पर आपको आलोचना या उस पर विचार को जानने समझने की दरकार होगी। अब फर्ज करिए कि आप उदय प्रकाश की कहानियों को पढ़ते हैं, तो आप में जिज्ञासा होती है कि उदय प्रकाश की रचनाओं पर कुछ अच्छा विचारपरक लिखा पढ़ा गया हो तो उसे हम देखें, ताकि उदय प्रकाश की कहानियों को, कविताओं को समझने में आसानी हो। तो अब स्थिति यह है कि समकालीन रचनाशीलता से, समकालीन लेखन से ज़्यादातर लोगों का कटाव हो गया है, लोग दूर हो गए हैं। तो जब रचना में ही गति नहीं है तो आलोचना और विचार साहित्य को पढ़ने की ज़रूरत क्या होगी। और इसी के साथ दूसरी बात यह है कि आलोचना या विचार साहित्य को विवेक विकसित करने के लिए भी पढ़ा जाता है, क्योंकि आलोचना केवल साहित्य या कलाओं की समीक्षा ही नहीं होती। बिल्कुल, वह रचनाकार और पाठक दोनों के बीच सेतु का काम करती है और रचना के निहित अर्थों को विश्लेषित करते हुए सामने ले आती है। और एक स्तर पर वो रचनाकार और पाठक दोनों को नए भावबोध से लैस करती है, संपन्न करती है। लेकिन इसके साथ साथ अपने समय की जो सचेत आलोचना दृष्टि है, सचेत विचार दृष्टि है, वह अपने समय के आसन्न संकटों को भी भांपती है, उस पर विचार करती है। इसीलिए अमेरिका के एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचक थे फ्रेडरिक जेम्सन, उन्होंने आलोचक को पब्लिक क्रिटिक का दर्जा दिया। आलोचक का मतलब केवल रचना पर आधारित विमर्श करना नहीं है, बल्कि आलोचक का मतलब एक विचारक है, दृष्टि से वो सार्वजनिक रूप से विचार करने वाला, बहस करने वाला, अपने समय के सवालों को संबोधित करने वाला एक ऐसा विमर्शकार, एक ऐसा विचारक है आलोचक, जो हर समय सचेत दृष्टि के साथ लोगों को जागृत करता है, उन्हें चेतित करता है। तो हम जिस दौर में हैं उसमें विचार की भयानक कमी है। कोई विचार करना नहीं चाहता, विवेक के साथ कोई चलना नहीं चाहता। एक अजीब किस्म का अंधा दौर है ये, जिसमें हर व्यक्ति एक अंधी दौड़ में शामिल है। किसी को पद चाहिए, किसी को पुरस्कार चाहिए, किसी को रोजी रोजगार चाहिए, किसी को बड़े बड़े सपने चाहिए। कोई अपने में नहीं है, कोई अपने में नहीं है। और उसके साथ जो संचार तंत्र का भयावह संजाल है, वो लोगों को उनकी बुनियादी समस्याओं से हटाकर ऐसे सपनों में ले जाना चाहता है जहां उनकी चेतना कुंद हो जाए और विचार करने की और अपनी चेतना के साथ जी सकने की संभावना ही मर जाए। तो ऐसी स्थिति में फिर विचार या आलोचना को पढ़ना तो बेहद दुष्कर काम है, जो दिख रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जैसे समाज से संवेदना बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है और उन संवेदनाओं को बचाने की जिम्मेदारी भी साहित्य की ही है। और जैसा कि आपने बताया कि संचार माध्यम ने इस पठनीयता में कमी लाया है। वो पठनीयता मतलब साहित्य से लोग दूर होते चले जा रहे हैं। तो एक बेहतर समाज के निर्माण में साहित्य की भूमिका होती है और साहित्य से ही हम दूर होते चले जा रहे हैं। भविष्य को मतलब आप किस रूप में देख रहे हैं सर, इस चीज़ को लेकर के?
साहित्य अपने समय में समाज को देखता है और समाज की बुनियादी कठिनाइयों को देखते हुए उसके भविष्य का रास्ता भी बनाता है। ये बात तो है। अपने समय की सारी संभावनाओं को बताने वाला मार्ग है साहित्य, और वो दृष्टि भी है। ये समय भयावह है, और केवल भारतीय स्तर पर भयावह नहीं है, वैश्विक स्तर पर भयावह है। ये मूल्य विपर्यय का समय है। ऐसा नहीं है कि अहिंसा की जगह हिंसा आ गई, नहीं। असल में अहिंसा खदेड़ी जा चुकी है। अब अहिंसा मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं रह गई, उसकी जगह नहीं है। हिंसा ही मूल्य है। बिल्कुल। जितने तरह की प्रतिगामी वृत्तियां थी जीवन की, अब वो मूल्य हैं। और उन्हीं प्रतिगामी मूल्यों के साथ जीने वाला व्यक्ति समाज में संपन्न है, समाज में प्रतिष्ठित है, हर जगह वो आगे आगे नजर आता है। तो वही एक तरह से समाज का दिशा निर्धारक हो गया है। सबको ये लगता है कि यही वो रास्ता है जिससे वो आगे बढ़ेगा। यही राजनीति में है, यही तमाम अनुशासनों में और समाज के विभागों में है। तो ऐसी स्थिति में साहित्य संकुचित भी है, और साहित्य का जो अपना बोध और विवेक है वो एक तरह से शिथिल है। लेकिन एक लेखक के नाते और साहित्य में गति होने के नाते मुझे ये नहीं लगता कि आने वाले समय में ऐसी ही स्थिति होगी। समय बदलता है। जो समय है वो बीतेगा, जिस समय की आकांक्षा या चाह हमारी है वो आएगा। इस उम्मीद के साथ साहित्य ही हमें जीने की दृष्टि देता है और उम्मीद बनाए रखने की बात करता है। तो हमें मनुष्य पर, मनुष्य की आस्था पर, मनुष्य के संघर्ष पर, उसके विवेक पर भरोसा रखना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि यह जो आपदा काल है, यह जो बुरा वक्त है, ये भी बीतेगा। लोगों को लगेगा कि उनकी सही जगह क्या है, उनको क्या सोचना चाहिए, उनको कैसे जीना चाहिए, कैसे अपने समय में होना चाहिए और कैसे अपने समाज को रहने लायक बनाना चाहिए। ये समय आएगा, लेकिन अभी इसकी पेशगोई है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि ऐसा समय आएगा कब। लेकिन ऐसा वक्त जरूर आएगा, और उसी उम्मीद पर लेखक लिख रहे हैं। जैसे एक बुरे दौर में जी रहा व्यक्ति इस उम्मीद में जीता है कि कल का समय अच्छा होगा। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर साहित्य भी कायम है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय शायद बेहतर हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत किया और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आई, और एक उम्मीद है, एक भविष्य है हम लोगों का। और दोस्तों, संवाद कार्यक्रम हमारा कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।